डिस्कस करने वाले नर्वस सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट जो भी नर्सिंग की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिजीज का नाम है गुइलेन बेरी सिंड्रोम। गुइलेन बेरी सिंड्रोम एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है, पीएनएस की बीमारी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। गुइलेन बेरी सिंड्रोम डिजीज के पेशेंट्स आपको हॉस्पिटल सेटअप के अंदर देखने को आसानी से मिल जाएंगे। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जो पर्सन्स होते हैं वो चिल्ड्रंस होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुइलेन बेरी सिंड्रोम क्या होता है, टाइप क्या होते हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है और स्टेज के बारे में यहाँ पे अपन सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, जिससे कि आपको गुइलेन बेरी सिंड्रोम के रिगार्डिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन आपके रॉन्ग ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुइलेन बेरी सिंड्रोम क्या होता है? गुइलेन बेरी सिंड्रोम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नर्सिंग बुलेट्स फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एडुवर्ल्ड एकेडमी के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेमो पीडीएफ दी गई है जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो बिना किस टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। गुइलेन बेरी सिंड्रोम क्या होता है? गुइलेन बेरी सिंड्रोम इज एन एक्यूट rapidly progressing and potentially severe autoimmune disorder affecting the peripheral nervous system. गुइलेन-बेरी सिंड्रोम एक एक्यूट होने वाली डिजीज है, रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिजीज है एंड पोटेंशियली सीवियर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। इट इज करेक्टराइज्ड बाय इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैकिंग द पेरिफेरल नर्व्स, कि इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो मिस्टेकली गलती से पेरिफेरल नर्व्स पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होता है, मसल वीकनेस देखने को मिली, इन सीवियर केसेस पैरालिसिस। सीवियर केसेस के अंदर आपको पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि जो गुइलेन बेरी सिंड्रोम है एक की ऑटोइम्यून डिजीज है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उन पे वहाँ पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, उस वजह से मसल वीकनेस हो जाएगी और सीवियर केसेस के अंदर पैरालिसिस बॉडी के अंदर देखने को मिल सकता है। पेरिफेरल नर्व की अपन बात करें तो पेरिफेरल नर्व सेंट्रल नर्व, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व पेरिफेरल नर्व के अंदर होती हैं। क्रेनियल नर्व में 12 पेयर्स होती हैं। स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व से 31 पेयर्स देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी की अपन बात करें कि गुइलेन बेरी सिंड्रोम कैसे होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें, इन जीबीएस इम्यून सिस्टम अटैक द माइलिन शीथ, द प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द नर्व्स और द नर्व्स देमसेल्व्स, कि जो गुइलेन बेरी सिंड्रोम के अंदर की जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो खुद की सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, अटैक करता है माइलिन शीथ पे। माइलिन शीथ क्या होते हैं? प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द नर्व्स होती हैं। उन ये गुइलेन बेरी सिंड्रोम है, इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है माइलिन शीथ पे या फिर नर्व्स पे। दिस impairs द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू द नर्व्स लीडिंग टू मसल वीकनेस एंड सेंसरी abnormalities, कि जो अटैक होता है नर्व इम्यून सिस्टम का माइलिन शीथ पे, इस वजह से क्या होता है कि जो जो ट्रांसमिशन के लिए सिग्नल्स मिलते हैं नर्व्स के थ्रू वो वहाँ पे इम्पेयर हो जाते हैं, मतलब अफेक्टेड हो जाते हैं। वो प्रॉपर नर्व्स के थ्रू जो ट्रांसमिशन है सिग्नल्स के वो प्रॉपर नहीं मिल पाते, इस वजह से मसल कोऑर्डिनेशन वीक हो जाता है, इसलिए मसल वीकनेस देखने को मिलेगा और सेंसरी अबनॉर्मलिटीज यहाँ पे देखने को मिलती है। होता क्या है इस बीमारी के अंदर कि जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है, इम्यून सिस्टम वो क्या करता है कि माइलिन शीथ क्या होती है? माइलिन शीथ होती कवरिंग, माइलिन शीथ क्या होती है? माइलिन शीथ होती प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ नर्व्स,
प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ नर्व्स। नर्व के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है उसको बोला जाता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की अपन बात करें, माइलिन शीथ, तो माइलिन शीथ क्या होती है कि जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड देखने को मिलेगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड को मिला के सेंट्रल नर्व सिस्टम बनता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम की जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ है वो किससे बनी होती है, ओलिगो डेंड्रोसाइट से। ओलिगो डेंड्रो ओलिगोडेंड्रोसाइट से मिलकर बनी होती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट न्यूरोग्लियल सेल या ग्लियल सेल बोलते हैं, जो कि सपोर्टिंग सेल होती है न्यूरॉन की। पेरिफेरल नर्व सिस्टम की जो माइलिन शीथ है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम की माइलिन शीथ है वो किससे बनी होती है, स्वान सेल से। किससे मिलकर बनी होती है, स्वान सेल से। स्वान सेल क्या है, स्वान सेल भी यही है कि इसके अंदर क्या होता है, स्वान सेल माइलिन शीथ बनाती है पीएनएस की। पीएनएस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, पीएनएस के अंदर क्रेनियल नर्व, cranial nerves and spinal nerves, स्पाइनल नर्व्स। इनकी माइलिन शीथ कौन बनाएगी, इनकी माइलिन शीथ बनाएंगे स्वान सेल। अपन बात करते हैं कि जो ये न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल्स और ग्लियल सेल। ग्लियल सेल्स क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन। कितनी होती है, इन नंबर ऑफ 5, सॉरी टाइप्स ऑफ 5, टाइप कितने, 5 टाइप की। नंबर के अंदर कितने होते हैं, इन नंबर्स के अंदर होते हैं 5 to 100 टाइम्स मोर देन न्यूरॉन, 15 to 100, सॉरी 15 to 100 टाइम्स मोर देन न्यूरॉन। न्यूरॉन से 50 या 100 गुना होती है। कौन कौन सी होती है, 5 टाइप की। फर्स्ट टाइप है यहाँ पे, फर्स्ट टाइप होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो कि पीएनएस, जो कि सीएनएस की माइलिन शीथ बनाती हैं, सीएनएस माइलिन शीथ। ओलिगो मतलब फ्यू होता है, डेंड्रोसाइट मतलब डेंड्राइट इन सेल। दूसरे नंबर की होती है स्वान सेल, स्वान सेल पीएनएस की माइलिन शीथ बनाती है, पीएनएस की माइलिन शीथ बनाती है। तीसरी होती है एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स सेल। एस्ट्रोसाइट क्या, स्टार शेप होती है, स्टार शेप सेल। क्या बनाती है, ब्रेन, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती है सेल के अंदर। फोर्थ नंबर की अपन बात करें न्यूरोग्लियल सेल की, फोर्थ नंबर होती है यहाँ पे माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। पांचवें नंबर की अपन बात करें, पांचवें नंबर की अपन बात करें तो होती है एपेंडाइमल सेल,
एपेंडाइमल सेल, ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये क्या करती हैं? इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ के प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती हैं। और जो माइक्रोग्लियल सेल होती है, ये क्या होती है? एक्चुअल फैगोसाइटिक सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। और जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं वो प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल होती हैं। एस्ट्रोसाइट होती हैं वो क्या होती हैं? फैगो प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल का एक्ट करती हैं। तो इस तरह से अब मैंने आपको बता दिया कि 5 जो ग्लियल सेल होती हैं, 5 सपोर्टिंग सेल होती हैं, या फिर उनको जो न्यूरोग्लियल सेल होती हैं, या फिर उनको ग्लियल सेल बोलते हैं, क्या होती हैं? न्यूरॉन की जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, मैंने 5 सेल बता दी, इनके आपको नाम बता दिए। पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको समझा दी है कि इसके अंदर अब देखते हैं कि नॉर्मल जो न्यूरॉन होता है उसकी कैसे उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, तो ये पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, डेंड्राइट्स। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। यहाँ पे डेंड्राइट्स, ये यहाँ पे सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये एक्सोन है, ये माइलिन शीथ है जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यहाँ पे ये स्वान सेल है। इसके अलावा ये जो गैप है बीच में, नोड ऑफ रेन्यूल बोला जाता है, ये एक्सोन टर्मिनल है। तो होता क्या है कि जो माइलिन शीथ होती है, ये तो स्वान सेल जो पीएनएस की है वो स्वान सेल से बनी होती है। स्वान सेल किसके अंदर होती है? पीएनएस के अंदर। स्वान सेल किसकी माइलिन शीथ बनाती है? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है। यहाँ पे देखते हैं कि जो जब माइलिन शीथ insulated the nerve and allow electrical signal to travel along it quickly. When the sheath is damaged, the signals from your brain do not travel along your nerve pathway properly. कि इसका मतलब है कि जो माइलिन शीथ होती है वो इंसुलेट होती है नर्व्स की। तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं क्विकली। माइलिन शीथ अच्छी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनते, वहाँ इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट होता है। जब ये माइलिन शीथ है ये डैमेज हो जाती है, तो जो ब्रेन जो सिग्नल्स देता है वो एक टारगेट ऑर्गन तक वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसका जो पाथवे है वो वहां पे डैमेज हो जाता है। अब देखते हैं कि जो इस बीमारी के अंदर अफेक्टेड न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है, वो कैसे दिखती है। यहाँ पे देखिए, ये हेल्थी माइलिन शीथ है पीएनएस की, ये एक्सोन है, ये माइलिन शीथ है, ये नोड ऑफ रेनवियर है। और ये डैमेज माइलिन शीथ देखिए, डैमेज माइलिन शीथ ऐसी है, तो यहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो वहां पे काफी साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे मसल वीकनेस, पैरालिसिस। पैरालिसिस की अपन बात करें तो इसके अंदर जो मसल वीकनेस होती है, वो मसल वीकनेस स्टार्ट होती है नीचे से ऊपर, मतलब ये बॉडी है, तो मसल वीकनेस है। वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होगी? सबसे पहले पैरों में स्टार्ट होगी, फिर इस तरह से स्टार्ट होगी, फिर हाथों में आएगी यहाँ पे। फिर अगर ये रेस्पिरेट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे सीवियर कंडीशन अकर हो जाती है। और फिर ये एक बात करें इसका ये इसका कि ये जो एक्यूट डिजीज होती है, एक्यूट डिजीज, इसके अलावा रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज है, और रिवर्सिबल डिजीज है, रिवर्सिबल डिजीज है। ये सब आपको इस बीमारी के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं
अदर नेम एंड टर्म की बात करें यहाँ पे, तो गुलियन-बेरी सिंड्रोम इज आल्सो नोन बाय सेवरल अदर name and terms which reflect its various aspect and historical context. These include इसका फर्स्ट इसको बोला acute inflammatory demyelinating polyneuropathy AIDP। अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए AIDP क्या होता है, तो acute inflammatory demyelinating polyneuropathy AIDP इसका short name है। This is the most common form of GBS in which the immune system damages the myelin sheath सराउंडिंग द नर्व्स। इस टाइप के अंदर क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इस टाइप के अंदर क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, उनके आसपास की जो माइलिन शीथ है उसको यहाँ पे डैमेज करता है। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है जीबीएस की। लैंड्रीज असेंडिंग पैरालिसिस, इसका नाम क्यों पड़ा? नेम आफ्टर द फ्रेंच फिजिशियन जैन बेप्सी ओटिव लैंड्री who first described the condition in 1859। तो इस तरह से इसका लैंड्रीज असेंडिंग पैरालिसिस टर्म किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है गुलियन बेरी सिंड्रोम से। थर्ड टाइप देखते हैं एक्यूट आइडियोपैथिक, इडियोपैथिक भी बोला जाता है, पोलिन्यूराइटिस। दिस टर्म हाईलाइट द एक्यूट ऑनसेट एंड आइडियोपैथिक unknown nature of the condition as well as the inflammation of multiple nerves। इसके अंदर क्या होता है कि पैथोलॉजी है वो एक पैथोलॉजी है, कारण इसका अननोन होता है, अननोन जिसका कारण होता है उसको इडियोपैथिक बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो मल्टीपल नर्व्स है उनका इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। फोर्थ टाइप की अपन बात करें एक्यूट मोटार एक्सोनल न्यूरोपैथी, शॉर्ट फॉर्म की बात करें अमन, a variant of GBS that predominantly affect the motor nerves and their axon rather than the myelin sheath। इसके अंदर क्या होता है इस टाइप के अंदर कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो मोटर नर्व्स होती हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करता है और जो माइलिन शीथ है उसको यहाँ पे कम अफेक्ट करता है। पांचवें टाइप की अपन बात करें एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी EMSAN, a less common form of GBS that affect both motor and sensory nerve fiber। एक लेस कॉमन फॉर्म है जीबीएस की, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो मोटर एंड सेंसरी नर्व है वो दोनों थोड़े थोड़े यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। लेस कॉमन है जिसके अंदर मोटर और सेंसरी फाइबर दोनों यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होते हैं। कोज एंड ट्रिगर्स की बात करें कि कोज क्या है और जो जो फैक्टर हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं वो कौन कौन से यहाँ पे होने वाले हैं। तो अपन बात करते हैं द एग्जिट कोज ऑफ जीबीएस इज नॉट फुली अंडरस्टूड। ये इडियोपैथिक होता है, एग्जिट कोज है वो इडियोपैथिक है, बट इट ऑप्शन प्रीडिसीडेड बाय एन इन्फेक्शन। लेकिन ये देखा जाता है कि किसी इन्फेक्शन के द्वारा होता है। जीबीएस बीमारी किसी इन्फेक्शन के द्वारा अकर होती है। कॉमन इन्फेक्शन दैट कैन ट्राइगर्स जीबीएस इंक्लूड, कि कौन कौन से कॉमन इन्फेक्शन है जो कि जीबीएस को ट्रिगर करते हैं इस बीमारी को होने के लिए। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा आपको, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली दोज कॉज्ड बाय कैम्पेलोबैक्टर जेजुनाई, वायरल इन्फेक्शन सच एज द फ्लू और साइटोमेगालोवायरस। कि मतलब आपको अगर जीबीएस का कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको हिस्ट्री के अंदर पूछना है कि आपको एग्जाम के अंदर इस तरह से पूछा जाता है कि कोई जीबीएस पेशेंट है, जीबीएस का पेशेंट हो, उसके अंदर आप कौन कौन सी हिस्ट्री पता करोगे, तो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री पता करना है। इसके अलावा आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से डायरिया, इन सभी के बारे में आपको पेशेंट से पता करना है। वायरल इन्फेक्शन की बात करें जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू और साइटोमेगालो, कोई भी वायरस यहाँ पे हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन सोर थ्रोट, यहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको सोर थ्रोट हुआ है। तो इस तरह से एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कोज एंड ट्रिगर्स हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम ऑफ जीबीएस टिपिकली बिगिन with tingling and weakness in the leg which can spread to upper body and arms। symptoms can escalate quickly and may include, कि सिम्टम्स जो जीबीएस के हैं वो मोस्टली कहाँ से स्टार्ट होते हैं, टिंगलिंग इन वीकनेस इन द लेग्स। इसके अलावा ये जो
टिंगलिंग और वीकनेस है वो धीरे धीरे अपर बॉडी एंड आर्म्स के अंदर फैलती जाती हैं, और ये सिम्टम्स क्विकली क्विकली अकर होते हैं। इस जो कि कौन कौन से सिम्टम यहाँ देखने को, वीकनेस एंड टिंगलिंग इन द लेग दैट कैन स्पीड टू द अपर बॉडी। अपर बॉडी के अंदर ये यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसको बोला था असेंडिंग, असेंडिंग वीकनेस। और इसको बोलते हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ वीकनेस फील करते हैं उसको डिसेंडिंग बोला जाता है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग वीकनेस, डिसेंडिंग वीकनेस बोला था। सीढ़ी से उतरना डिसेंडिंग होता है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना असेंडिंग होता है। अनस्टेडी वॉकिंग और इनेबिलिटी टू वॉक, कि वॉक चलने के अंदर इनेबिलिटी पेशेंट फील करेगा। डिफिकल्टी विथ फेशियल मूवमेंट इंक्लूडिंग स्पीकिंग, च्यूइंग और सोलोविंग। डिफिकल्टी फेशियल मूवमेंट के अंदर डिफिकल्ट इंक्लूडिंग स्पीकिंग, स्पीकिंग के अंदर प्रॉब्लम होना क्या होता है, डिस्पेसिया, प्रॉब्लम इन स्पीकिंग। च्यूइंग चबाने में प्रॉब्लम, सोलोविंग डिफिकल्टी इन सोलोविंग बोलते हैं डिस्फेजिया, डिस्फेजिया। जी से याद रखते हैं कि गैग रिफ्लेक्स सिस्टम में चेक करते हैं सोलोविंग करवाने के लिए। और यहाँ एज फॉर स्पीकिंग, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीवियर पेन दैट में फील एके और क्रैम्प लाइक, डिफिकल्टी विथ ब्लैडर कंट्रोल और बोवेल फंक्शन के अंदर डिफिकल्टी मिलेगी। रैपिड हार्ट रेट एंड फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, की हार्ट रेट है वो रैपिड होगी और ब्लड प्रेशर के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखते हैं ब्रीथिंग डिफिकल्टीज इफ द रेस्पिरेटरी मसल आर अफेक्टेड, कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी आपको देखने को मिलेगी अगर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे अफेक्ट, रेस्पिरेटरी मसल्स अगर अफेक्टेड है तो डिफिकल्टी देखने को यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके अलावा अपन बात करें साइन सिम्टम्स के, साइन सिम्टम्स के अंदर यहाँ पे आपको फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। इसके अंदर मोटर न्यूरॉन मोस्ट कॉमन अफेक्टेड होते हैं, मोटर न्यूरॉन मोस्ट कॉमन अफेक्टेड। इस वजह से पेशेंट के अंदर जो पैर वगैरह होते हैं वहां पे वीकनेस देखने को मिलती है, तो पेशेंट चल नहीं पाता है। उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, इसके अलावा अपन बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर अपन बात करें तो अगर ये माइलिन शीथ पे जो वायरस वगैरह इन्फेक्शन अगर वहां पे अटैक करेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन कर देती है, ऑफ डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ माइलिन शीथ। इस वजह से क्या होगा वहां पे स्वान सेल के जो नंबर हैं डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज स्वान सेल नंबर। और जो डिफेंस के लिए आएगी एस्ट्रोसाइट, उनके नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, एस्ट्रोसाइट सेल, इंक्रीज नंबर ऑफ एस्ट्रोसाइट सेल्स। इसके अलावा अपन बात करें स्टेजेस के बारे में, स्टेजेस ऑफ जीबीएस। तो फर्स्ट स्टेज की अपन बात करें यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या होगा कि स्टेज फर्स्ट के अंदर पैरालिसिस स्टार्ट फ्रॉम लोअर बॉडी एंड असेंडिंग फ्रॉम लोअर बॉडी एंड ascending continuously upward, ascending continuously upward
for 48 hours to 72 hours। टाइप टू, स्टेज टू की बात करें अपन, टू स्टेज टू के अंदर क्या होता है? पैरालिसिस स्टॉप फ्रॉम पैरालिसिस stop from progress and fix at particular level particular level for long time। इसके अंदर क्या होता है कि स्टार्ट होने के बाद ही थोड़ी दिन लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे रुक जाता है। 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर है वहां पे रुक जाता है। स्टेज टू के अंदर लॉन्ग टाइम तक रुक जाता है, अबाउट 3 मंथ्स। फर्स्ट स्टेज के अंदर लोअर बॉडी से स्टार्ट फ्रॉम लोअर बॉडी एंड ascending continuous upward for 48 hours to 72 hours। स्टेज टू के अंदर पैरालिसिस स्टॉप फ्रॉम प्रोग्रेस एंड फिक्स एट पर्टिकुलर लेवल फॉर लॉन्ग टाइम अबाउट 3 मंथ्स। स्टेज थर्ड की बात करते हैं अपन। स्टेज थर्ड के अंदर क्या होता है? स्टेज थर्ड के अंदर पैरालिसिस स्टार्ट फ्रॉम पैरालिसिस स्टार्ट टू resolve in descending pattern descending पैटर्न के अंदर ये पैरालिसिस रिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। स्टेज फोर के अंदर क्या होता है? 3 स्टेज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। स्टेज फोर यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल फीचर साइन सिम्टम्स का। मिलर फिशर सिंड्रोम सिम्टम, ये क्या होता है? एक तरह से ट्रायड होता है। मिलर फिशर सिंड्रोम is a post-infectious immune-mediated neuropathy characterized in typical cases by clinical triad of ophthalmoplegia, paralysis of eyes, ataxia, areflexia। ataxia का मतलब involuntary movement of voluntary muscle, areflexia मतलब कोई भी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह को यहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा आपको। फ्लैसिड पैरालिसिस। Miller-Fisher syndrome is considered to be a variant of the Guillain-Barré syndrome। The clinical symptom usually develop within days and improve spontaneously or after treatment within weeks। डायग्नोसिस की अपन बात करें तो डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे लंबर पंचर कर सकते हैं, elevated protein in cerebrospinal fluid, electromyography, EMG and nerve conduction studies to assess nerve function। ब्लड टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रूल आउट अदर कंडीशंस को। ट्रीटमेंट की अपन बात करें, ट्रीटमेंट फॉर जीबीएस फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड एक्सेलरेटिंग रिकवरी। की ट्रीटमेंट इंक्लूड प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा एक्सचेंज टू रिमूव एंटीबॉडीज फ्रॉम द प्लाज्मा दैट आर अटैकिंग द नर्व्स। कि प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि अटैक करती हैं नर्व्स पे, उनको प्लाज्मा फेरेसिस से प्लाज्मा एक्सचेंज करके वहां से हटा दिया जाता है। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन IVIG टू ब्लॉक द डैमेजिंग एंटीबॉडीज। कि इसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स है वो यहाँ पे IV दी जाती है टू ब्लॉक द डैमेजिंग एंटीबॉडीज। सपोर्टिंग केयर क्या होती है? दिस में इंक्लूड फिजिकल थेरेपी, पेन मैनेजमेंट एंड असिस्टेंट विथ ब्रीथिंग इफ रेस्पिरेटरी मसल आर इन्वॉल्व। कि असिस्ट करना होता है अगर रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे वेंटिलेटर सपोर्ट जरूरत पड़ता है, वेंटिलेटर
जो जीपीएस का पेशेंट होता है उसके पास वेंटिलेटर हमेशा स्टैंड बाय मोड पे रखना होता है। जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या हो, आर्टिफिशियल पेशी इम्यूनिटी देती हैं। आईवी आईजी आर्टिफिशियल 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 पेशी इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पेशी इम्यूनिटी देती हैं। इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली, इसके डिजीज के अंदर, इस डिजीज के अंदर की ये अपनी सेल की एंटीबॉडी है। बाहर से चला गया कोई भी एंटीजन, एक बार एंटीजन जाने के बाद सेल ने बना ली एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी बनी है, एंटीबॉडी, इसने इस एंटीजन का यहाँ पे फोटो खींच लिया, फोटो खींच लिया और इसके अंदर सेव हो गई। अब क्या होगा कि जो बॉडी की जो माइलिन शीथ की जो सेल्स हैं, माइलिन शीथ माइलिन शीथ की जो सेल है, वहां पे ये पूरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी घूमती रहती है। और जो माइलिन शीथ की जो एंटीबॉडी, माइलिन शीथ की जो कवरिंग है, उसको ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी है, इसको एंटीजन की तरह ट्रीट करता है और इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो इस वजह से वहां पे क्या होता है कि जो स्वान सेल है उसके नंबर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। और जो एस्ट्रोसाइट है उसके नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। एस्ट्रोसाइट प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल होती है, प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल होती है। तो इसमें क्या होता है, आईजीजी देने का जो कारण क्या होता है कि अपन इंट्रावेनस आईजीजी दे देंगे, इंट्रावेनस एंटीबॉडी अपन दे देंगे, तो ये क्या होता है इसके अंदर, आईजी आईवी आईजी इम्यूनोग्लोबिन दे देंगे, एंटीबॉडी दे देंगे, तो जो जो सेल, अपनी सेल की जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या करेंगी, अपनी ओरिजिनल वाली हैं उनको तो छोड़ देंगी, और जो बाहर वाली आई हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगी। रिप्लेस कर दिया आपने, रिप्लेस कर दिया अपन ने जो अपनी जो एंटीबॉडीज थी उससे इस एंटीबॉडीज को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो अपन ने क्या कर दिया, अवेबिलिटी ऑफ आईजीजी, अवेबिलिटी अवेबिलिटी ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी इन द बॉडी। तो इससे क्या है कि जो ऑटो इम्यून प्रोसेस है, ऑटो इम्यून प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया और बीमारी यहाँ पे ट्रीट हो जाएगी। इसके अलावा अपन क्या यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें यूज कर सकते हैं फ्रेश फोरिजन प्लाज्मा, प्लाज्मा फेरेसिस के अंदर क्या है कि प्लाज्मा को वॉश आउट कर दिया जाता है एक तरह से। नर्सिंग केयर की अपन बात करें तो असेस क्लाइंट फॉर एनी डिस्पनिया और डिस्फेजिया, असिस्ट क्लाइंट असिस्ट क्लाइंट फॉर डिस्निया एंड डिस्फेजिया डिस्फेसिया। तो उसको यहाँ पे, पेशेंट को यहाँ पे सपोर्ट करना, असिस्ट करना होता है। इसके अलावा पेशेंट को पेसिव एक्सरसाइज करवाई जाती है, पेसिव मसल एक्सरसाइजेस फॉर प्रिवेंट कॉन्ट्रक्चर, मसल कॉन्ट्रक्चर।
इस वजह से यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है। प्रोग्नोसिस की हम बात करें तो मोस्ट इंडिविजुअल विद जीबीएस एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट रिकवरी थ्रो द टाइमलाइन कैन वेरी। Recovery can take weeks to years and some may have lingering effects such as weakness or numbness. Early treatment is crucial for improving outcome. कि जो early treatment है वो crucial होता है improving outcomes के लिए। नेक्स्ट हम डिटेल के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन और क्लियर कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज बॉडी ऑटोइम्यून नेचर। जीबीएस इज ऑटोइम्यून कंडीशन होती है मीनिंग द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक इट्स ओन मस्ट टिश्यू। इन जीबीएस दिस अटैक टारगेट द पेरिफेरल नर्व सिस्टम डिस्टर्बिंग नर्व फंक्शन करता है। प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम टिपिकली स्टार्ट इन लेग्स एंड असेंड to the upper body. This is known as ascending paralysis. The speed of symptom progression can vary, but it often reaches its peak within 2 to 4 week के अंदर ये पीक लेवल पे हो जाता है। रोल ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, मेनी केसेस ऑफ सीबीएस आर प्रीसीडेड बाय इन्फेक्शन। द बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन में इनडाइवर्टेंटली टारगेट नर्व टिश्यू लीडिंग टू जीबीएस। CV10 कॉम्प्लिकेशन की बात करें, वो while GBS can be mild, severe cases can result in complete paralysis, respiratory failure, and require intensive care. Early intervention is critical to prevent severe complication. इंटेंसिव केयर का मतलब यहाँ पे आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो गया तो। रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन की बात करें, रिहेबिलिटेशन इज की पार्ट ऑफ रिकवरी ऑफ्टन इन्वॉल्विंग फिजिकल थेरेपी टू regain strength and mobility. Occupational therapy may also be needed to help patients return to their daily activities. Summary की बात करें, Guillain-Barré syndrome is a serious rapid onset condition where the immune system attack peripheral nerves. कि Guillain-Barré एक syndrome में एक serious बीमारी है, rapid onset होता है जिसके अंदर immune system वो peripheral nerve system पे अटैक कर देता है। पेरिफेरल नर्व्स पे अटैक लीडिंग टू मसल वीकनेस, जिसकी वजह से मसल वीकनेस होती है, पोटेंशियल पैरालिसिस हो जाता है। प्रोमोट ट्रीटमेंट विद प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस मतलब प्लाज्मा को वॉश आउट कर देंगे तो जो भी एंटीबॉडीज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे एक तरह से। और IVIG इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देंगे एंड प्रोटेक्ट सपोर्टिव केयर इज एसेंशियल टू मैनेज सिम्टम एंड इम्प्रूव आउटकम। रिकवरी कैन बी प्रोलॉन्ग्ड नेसेसिटिंग ऑनगोइंग रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स। इसके अंदर रिकवरी 100% पॉसिबल है अगर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होने से पहले अगर रिकवरी कर ली जाए तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। यहाँ पे कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ